नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर सर्वाधिक 3 साके हुए हैं। अपने आप में राजस्थान के जो है गौरव को परिभाषित करता हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो आइए हम चर्चा करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान के किस ज़िले में है, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। फिर बात करते हैं कि ये जो दुर्ग है 2 नदियों के किनारे बना हुआ है। तो बेड़च और गंभीरी 2 नदियां हैं जो इसके किनारे से गुजरती है। चित्तौड़गढ़ अगर शहर की बात करें तब चित्तौड़गढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तब सिर्फ हम कहेंगे कि वो बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो बेड़च और गंभीरी दोनों नदियों का हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि दुर्गों की किस श्रेणी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शामिल किया जाएगा। तो जी हाँ, जैसे राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरी श्रेणी के हैं, उसी तरीके से ये भी गिरी श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, यानी ये किसी पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ है। तो देखिए, ये किसी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ बल्कि ये पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया हुआ है। ऊंचाई है 620 मीटर, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस दुर्ग की आकृति की बात करें, किस आकार में जो है इस दुर्ग की बनावट है, तो जैसी कि व्हेल जो मछली होती है, व्हेल मछली होती है, उसकी आकृति में इस दुर्ग की बनावट है। आगे हम चर्चा करते हैं इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग का निर्माण किया था चित्रांगद मौर्य ने। हो सकता है कई जगह आपको चित्रांग भी लिखा हुआ मिल जाए, तो चित्रांग या चित्रांगद आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा और उसको हमें टिक कर देना है। ध्यान आप रखिए, चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण किया था, जिसे आज हम चित्तौड़ दुर्ग कहते हैं। देखिए, जब इसका निर्माण हुआ था तब इसका नाम चित्तौड़गढ़ नहीं था बल्कि इसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। कालांतर में जो है अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने चित्रकूट आया चित्तौड़गढ़ के नाम से। ठीक है। आधुनिक निर्माता की बात करें तो महाराणा कुंभा इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता के नाम से के रूप में जाने जाते हैं। यानी देखिए, ये जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था मौर्य शासक चित्रांगद ने 8वीं शताब्दी में। फिर महाराणा कुंभा ने इस जो दुर्ग में है कई सारे और निर्माण करवाए। ऐसे कहा जाता है कि इस दुर्ग पर जो है जाने के लिए एक सर्पिलाकार मार्ग बना हुआ है। सर्पिलाकार यानी सांप जैसे जिस तरीके से चलता है, इस तरीके से एक सर्पिलाकार आकृति का एक रास्ता है, उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, इसलिए इसे आधुनिक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के उपनामों की। तो देखिए, उपनाम चित्रकूट, क्योंकि पहले जब इसका निर्माण करवाया था मौर्य शासक चित्रांगद ने तब इसका नाम क्या था? चित्रकूट। फिर है सिरमौर, यानी राजस्थान के जितने भी दुर्ग है उसमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे दुर्गों का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। फिर है राजस्थान का गौरव। देखिए, राजस्थान का गौरव, राजस्थान की आन बान शान का ये प्रतीक है, इसलिए इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। फिर है दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। देखिए, राजस्थान के मानचित्र में जब हम चित्तौड़ जिले को देखते हैं तो वो कौन सी दिशा में है? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में। देखिए, अगर और वहाँ कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा था उस समय? मालवा। तो अगर किसी भी जो उत्तर की तरफ का शासक है, जैसे उस समय अकबर था, दूसरे अन्य शासक थे, उन सबको मालवा जीतना था और मालवा जीतने के लिए उन्हें चित्तौड़ से गुजरना होगा, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, इसे कहते हैं दुर्गों का दुर्ग। देखिए, इस दुर्ग के लिए एक लाइन कही जाती है, दुर्ग तो चित्तौड़ गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये
एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। कौन से दुर्ग के लिए एक कहावत प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया। इस वाली लाइन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपको पता है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार में रिपीट होते हैं, तो जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसकी एक और सबसे बड़ी, इसको कहते हैं विशेषता प्रदान करता है, ये सबसे बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। देखिए 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा ये दुर्ग है, यानी इतनी विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। सबसे बड़ा दुर्ग है तो लिविंग फोर्ट तो होना ही है। लिविंग फोर्ट से तात्पर्य है ऐसा दुर्ग जिसमें राज परिवार ही नहीं बल्कि आम जनता भी रहती है। इतना बड़ा है कि इसमें आम जनता भी रहती है और वहाँ कृषि कार्य भी करती है। अगर पिछले वीडियो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो एक और ऐसा दुर्ग था जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो लिविंग फोर्ट के रूप में जाना जाता है। कौन सा दुर्ग था? वो था जैसलमेर का दुर्ग। वो भी राजस्थान का लिविंग फोर्ट है, लेकिन लिविंग फोर्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ खेती भी होती है। आक्रमण की बात करते हैं। वो आक्रमण, 3 ऐसे आक्रमण, तीनों आक्रमण के समय जो राजस्थान के 3 साके हुए थे उनकी एक एक करके हम बात कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहला आक्रमण और भी हुए हैं लेकिन ये 3 आक्रमण इम्पोर्टेंट है, तीनों के समय साके हुए थे, इसलिए हम इनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए आक्रमण हुआ 1303 में। उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शासक कौन थे? रतन सिंह थे। ठीक है, 1303 में शासक थे रतन सिंह। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 1303 शासक थे रतन सिंह, आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साका हुआ। साका यानी कि जो है जौहर और केसरिया, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? साका कहते हैं। जौहर का मतलब जो वहाँ की जो रानी होती है, रानी और जो भी अन्य रानियाँ होती है, जो दासियाँ होती हैं, उनके नेतृत्व में जो है अग्नि के अंदर वो अपने प्राणों की आहुति दे देती है, उसे जौहर कहते हैं। केसरिया, पुरुष क्या करते हैं जब आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं और कहीं से भी जो है उम्मीद नहीं बचती है कि वो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, तो जो योद्धा होते हैं वो क्या करते हैं? सर पर केसरिया जो है साफा धारण करते हैं और अपने आप को युद्ध में झोंक देते हैं, उसे कहते हैं केसरिया। और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? साका। तो देखिए जौहर हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में। किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी या पद्मावती, जो भी है। वो मूवी आपने देखी होगी तो पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। देखिए रानी पद्मिनी ने जो है 1600 अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया था। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने इस समय इस दुर्ग में कत्ले आम किया था। ठीक है, ध्यान रखिए 1303 रतन सिंह रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए 1534-35 में गद्दी पर कौन बैठे हुए थे? विक्रमादित्य बैठे हुए थे। आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। और उस समय जौहर किसने किया था? तो कर्मावती ने। देखिए कर्मावती और विक्रमादित्य की माता थी कर्मावती, यानी कि सांगा की पत्नी थी कर्मावती। ठीक है, विक्रमादित्य अल्प आयु के होने की वजह से शासन की पूरी बागडोर संभाल रखी थी कर्मावती ने, और जो है जौहर भी कर्मावती ने ही किया था। ठीक है, और
जो केसरिया किया था, केसरिया भी विक्रमादित्य नहीं बल्कि बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजगद्दी पर कौन बैठे हुए थे, विक्रमादित्य, लेकिन केसरिया किसने किया था, बाघ सिंह। ये कोई देवरिया के जागीरदार थे बाघ सिंह, उनके नेतृत्व में जो है युद्ध का संचालन किया और इन्होंने ही जो है केसरिया किया। और विक्रमादित्य की माता कर्मावती सांगा की पत्नी। और देखिए यही वो घटना है जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया, कर्मावती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन समय पर उनको सहायता नहीं मिलने की वजह से उनको युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने जो है साका किया था। ऐसे कहा जाता है कर्मावती ने 13,000 अन्य रानियों के साथ इस समय पर जौहर किया था। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1567-68 में, ठीक है, राजगद्दी पर बैठे हुए थे उदय सिंह। आक्रमण किया था अकबर ने। उस समय पर जौहर किसने किया था, फूल कंवर ने, यानी उदय सिंह की पत्नी थी फूल कंवर नहीं। देख उदय सिंह ने क्या किया कि जब अकबर ने दुर्ग पर आक्रमण किया, उदय सिंह दुर्ग को छोड़ करके यहाँ से चले गए थे और शासन किसके हाथ में सौंप के गए, जयमल और फत्ता के हाथ में। किसके हाथ में, जयमल और फत्ता के हाथ में। यानी कि केसरिया किसने किया, केसरिया किया फत्ता ने, और उन्हीं की पत्नी थी फूल कंवर। तो फूल कंवर के नेतृत्व में है जो जौहर किया। तो केसरिया धारण किया किसने, उदय सिंह ने नहीं बल्कि किसने किया, फत्ता ने। और जौहर किसने किया, जौहर किया फूल कंवर ने। कितनी रानियों के साथ, 700 रानियों के साथ जो है जौहर किया था। तो ये थे राजस्थान के 3 साके, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर 3 साके हुए हैं। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रतन सिंह के समय, विक्रमादित्य के समय और उदय सिंह के समय। ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों किसके पुत्र हैं, सांगा के पुत्र हैं, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं इतिहास में ये चीज़ थोड़ी सी हमें सालती रहेगी कि ऐसा भी समय था जब ये आन बान शान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग और वहाँ का शासक आक्रमण के समय दुर्ग को छोड़ करके बाहर चला गया था और दुर्ग का नेतृत्व जयमल और फत्ता को सौंप करके, ठीक है। उसके बाद देखिए आइए हम बात करते हैं, इस दुर्ग में कुछ मंदिर और कुछ महल वगैरह बने हुए हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो देखिए तुलजा भवानी मंदिर इस दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए शिवाजी की कुल देवी है तुलजा भवानी, ठीक है। तुलजा भवानी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, शिवाजी की कुल देवी जिनकी वो पूजा करते थे, आराधना करते थे, तो वो कौन थी, तुलजा भवानी। इसके अलावा आपको यहाँ पर श्रृंगार चंवरी भी देखने को मिलेगी। श्रृंगार चंवरी क्या थी, सांगा की पुत्री थी, उनकी पुत्री का विवाह हुआ था यहाँ। देखिए चंवरी किसे कहते हैं, विवाह में जो हवन कुंड होता है उसको कहते हैं चंवरी। देखिए पहले हमने ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड कहीं देखा था, वो था श्रृंगार चौकी। वो कहाँ था, वो जयपुर के आमेर के दुर्ग में था, ठीक है। ये क्या है, श्रृंगार चंवरी है। तो सांगा की पुत्री रमा देवी की चंवरी है, जिनको वागेश्वरी भी कहते हैं। वागेश्वरी उनको नाम क्यों मिला, क्योंकि वो बहुत ही विदुषी महिला थी, उन्होंने कई सारी रचनाएं भी की है। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा पद्मिनी का महल भी देखने को मिलेगा, गोरा बादल का महल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुंभा स्वामी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, मीरा मंदिर भी देखने को मिलेगा। देखिए मीरा मंदिर जब निर्माण इस मंदिर का हुआ था तो कोई मीरा मंदिर के रूप में इसका निर्माण नहीं हुआ था। इसका निर्माण मीरा के जन्म से पहले होने लग गया था। ये एक कृष्ण मंदिर है,
कहा जाता है कि यहाँ पर जो है मीरा कृष्ण की पूजा करती थी, इसीलिए कालांतर में फिर इस मंदिर को कृष्ण मंदिर की जगह मीरा मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। यहीं पर आपको बाण माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये जो है इनकी कुल देवी है। इसके अलावा अन्नपूर्णा माता का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं यहाँ से। देखिए, कीर्ति स्तंभ और जो विजय स्तंभ की सिर्फ यहाँ हम 2 लाइनों की बात कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए ये 2 लाइनें जो है इन दोनों के सामने बहुत छोटी ये पड़ जाएगी। तो कभी जो है आगे हम ऐसे करेंगे कि किसी एक वीडियो में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम बात दुर्गों की कर रहे हैं, तो छोटा सा हम इनको देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ, इसकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। ध्यान रखिएगा, कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण करवाया था व्यापारी जीजा ने। ये 7 मंजिल का बना हुआ है और जैन धर्म को ये समर्पित है। क्या है? जैन धर्म को समर्पित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके बाद हम बात करते हैं विजय स्तंभ की, जिसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1440 में कुंभा ने मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण किस उपलक्ष्य में? मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने 1440 में। ठीक है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व्यापारी था जीजा ने, 7 मंजिला है और ये एक जैन धर्म को समर्पित है। तो ये था राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान के इतिहास में। अगर हम कई घंटे लगातार भी इसकी बात करें, इसके गौरव की, तो शायद जो है वो भी कम होगा। लेकिन हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो लेने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो इतिहास है, उस इतिहास को जो है आपने समझा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।